सुअपराह्न विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूं। आज का जो हमारा अध्याय है यह है जॉर्ज पंचम की नाक। ये गलती से चैप्टर 1 लिख दिया गया था, चैप्टर 2 है जॉर्ज पंचम की नाक। ये जॉर्ज पंचम ही हैं, आपको थोड़ा सा मैं इतिहास में ले जाऊंगा। ये जॉर्ज पंचम हैं, जब भारत आए थे तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका सम्मान करने के लिए गीत लिखा था, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हे भारत के भाग्य विधाता तुम्हारी जय हो, जिसे बाद में हमारा राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। तो जॉर्ज पंचम एक अंग्रेज थे, बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो उनके बारे में यह चैप्टर है, यह पाठ है। और उनके बारे में भी नहीं, उनकी जिंदगी के एक घटना कह सकते हैं, घटना भी बल्कि अंग, शरीर के एक अंग के बारे में, उनकी नाक के बारे में ये पाठ है, ये चैप्टर दे रखा है। इस पाठ से हमारा क्या मकसद पूरा होता है, क्या हमारा उद्देश्य है। हमारे शिक्षाविदों ने इस पाठ को हमारी पुस्तक में क्यों दिया है, इसके कारण है, और इसका प्रमुख कारण है देशभक्ति सर्वोपरि है, कि हमारे विद्यार्थियों में इस पाठ को पढ़कर देशभक्ति का विकास होगा। और इसी कारण इस पाठ को हमारी पुस्तक में दिया गया है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिया गया है। शुरुआत करते हैं। जब शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ द्वितीय, जो इंग्लैंड की रानी हैं, वे भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आ रही हैं। इन तीनों देशों की यात्रा पर आ रही हैं। वे यहां आएंगी, इससे पहले ही उनके जासूस यहां उनकी सुरक्षा को लेकर पहुंच गए हैं। फोटोग्राफर यहां भी पहुंचे हुए हैं। इंग्लैंड में भी उनकी हर रोज खबरें छप रही हैं कि रानी किस दिन भारत, पाकिस्तान और नेपाल दौरे पर जाएगी, वहाँ कहाँ कहाँ रहेगी, कौन कौन से दर्शनीय स्थलों को देखेंगी, किस किस से बातें करेंगी, वहाँ किस प्रकार के उनके कार्य रहेंगे। इस प्रकार जो फोटोग्राफर हैं, जो पत्रकार हैं, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं के अखबार से पता चलता है कि रानी जब भारत में आएंगी तो 400 पौंड का रेशमी वस्त्र पहनेंगी। पौंड जो है, जैसे हमारे देश की करेंसी रुपया है, उसी प्रकार इंग्लैंड की जो करेंसी है वह पौंड है। और वे रेशमी सूट पहनेंगी। ये रेशमी सूट कितने का होगा? 400 पौंड का होगा। जब भारतीय प्रशासकों को पता चला कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आ रही हैं, तो भारत में कायापलट होने लगा। कायापल लिख रखा है, कायापलट होने लगा। इमारतों को नाजनीनों की तरह सजाया गया। नाजनीनों का अर्थ होता है कोमलांगी। ये यहाँ उससे पहले थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। जो पौंड होता है, जैसे डॉलर होता है, उसकी कीमत लगभग आज के दिन 70 रुपीज़ के आसपास है। और जो पौंड है उसकी कीमत लगभग 100 रुपये के आसपास होती है। 100 रुपये के आसपास होती है। तो इसको हम अगर मान करके चलें 100 गुणा 400, 1 2 3 4, 40,000 रुपये का सूट पहनेगी। और ये कब की बातें हैं? ये आज से लगभग 50 साल पुरानी बातें हैं। अब आज से 50 साल पुरानी बातों में अगर कोई कहे कि 40,000 का कपड़ा पहनेंगी तो बहुत बड़ी चीज़ लगती है। लेकिन हाँ, उस वक्त जो पौंड की कीमत है वो आज है लगभग 100 रुपये, उस वक्त ये भी कम रही होगी। तो आज के हिसाब से हम मान सकते हैं 40,000 रुपये का सूट। कायापलट होने लगा। इमारतों को नाजनीनों की तरह सजाया गया। नाजनीनों का अर्थ होता है कोमलांगी। ऐसी औरतें जिनका शरीर कोमल होता है, जो बहुत सुंदर और खूबसूरत होती हैं, उनकी तरह इमारतों को, मकानों को, भवनों को सजाया गया। सड़कों की भी कायापलट की गई।
सड़कों को भी जवान बना दिया गया, बिल्कुल नया बना दिया गया। अब लेखक थोड़ा सा इतिहास में जाता है और कहता है कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए, जॉर्ज पंचम की यहां नाक के लिए मैं एक और बात बताना चाहूंगा। नाक का अर्थ होता है इज्जत, मान सम्मान। नाक कटना, नाक न रहना, नाक का धनी, इस प्रकार के बहुत से मुहावरे होते हैं। तो नाक का अर्थ होता है अधिकार, मान सम्मान, मान सम्मान। तो जॉर्ज पंचम की जब ये लाट लगाई गई तो भारतीय जनता, क्योंकि उस वक्त भारत गुलाम था, भारतीय जनता जॉर्ज पंचम की लाट की नाक काटना चाहती थी और उस लाट की नाक न कटे इसके लिए उस वक्त राजनेताओं ने भाषण दिए थे, इनकी नाक नहीं कटनी चाहिए, आंदोलन भी किए थे और उसकी पहरेदारी भी की गई थी कि कोई भी इसकी नाक नहीं काटेगा। लेकिन फिर भी जो देशभक्त थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इनकी नाक को काट दिया था। आज जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आ रही हैं और वे देखेंगी कि उन्हीं के देश का एक व्यक्ति है जॉर्ज पंचम, जो कभी भारत आया था, उसे भारत का भाग्य विधाता कहा जाता था, उसकी यहाँ लाट बनाई गई है दिल्ली में और उस लाट की नाक नहीं है, उस लाट की किसी शरारती तत्व ने नाक काट दी है, तो क्या असर होगा भारत पर, भारत के प्रशासनिक अधिकारियों पर, भारत के राजनेताओं पर। इसलिए भारत के राजनेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, आदेश दिए कि जॉर्ज पंचम की जो लाट है उस पर नाक लगवाई जाए। जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने एक मूर्तिकार को दिल्ली बुलाया और कहा कि ये जॉर्ज पंचम की लाट है और इस लाट पर नाक नहीं है, आपको यहां नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा जी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे केवल ये पता चल जाए कि ये लाट कब बनी थी, कहां बनी थी और इसका पत्थर कहां से आया था। बस मुझे ये बता दिया जाए कि ये लाट कब बनी थी, कहां बनी थी और इसका पत्थर कहां से आया था। अगर ये आपने मुझे बता दिया तो थोड़ी सी देर का काम है, मैं इस लाट की नाक लगा दूंगा। हुक्कामों को आदेश दिया गया, क्लर्कों को आदेश दिया गया और क्लर्कों ने सारी फाइलों को खंगाल डाला। क्लर्कों ने कहा फाइलों को चूहे कुतर गए हैं, हमारे पास कोई फाइल नहीं है, हम आपको नहीं बता सकते कि यह लाट कब बनी, कहाँ बनी और किस पत्थर से बनी। और इस प्रकार जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जिन्हें चैप्टर में पाठ में हुक्काम कहा गया है, वे फिर परेशान हो गए। इस पर जो मूर्तिकार है उसने कहा जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं प्रत्येक पहाड़ पर जाऊंगा और देखूंगा कि किस पहाड़ से ये पत्थर लाया गया है और उसी पहाड़ से मैं पत्थर ले आऊंगा और ये जो लाट है इसकी नाक लगा दूंगा। मूर्तिकार भारत के अनेक पहाड़ों पर गया लेकिन उसे किसी भी पहाड़ से इस प्रकार का पत्थर नहीं मिला और उसने वापस आकर दिल्ली आकर हुक्कामों से कहा यह पत्थर विदेशी है, लाट की नाक लगाने में मुझे बहुत समस्या आ रही है। जो हुक्काम थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, फिर परेशान हो गए। लेकिन जो मूर्तिकार है यह भी कम चालाक नहीं था, बेचारा गरीब था, चाहता था किसी तरह से दो पैसे मिल जाएं बस। इसने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी और अब की बार जो इसने उनके सामने बात रखी, एक बहुत ही गंभीर बात, एक जबरदस्त व्यंग्य। उन्होंने कहा कि मैं आपसे गुप्त बात करना चाहता हूं, इसलिए सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। हुक्कामों ने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए और दरवाजे बंद करने के बाद उन्होंने हुक्कामों से कहा नेताओं की मूर्ति की नाक, कि भारत में अनेक नेता हैं जिनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, उनकी मूर्तियों से हम उनकी नाक काट लाते हैं और जो जॉर्ज पंचम की लाट है उस पर हम नाक
लगा देते हैं। और इस प्रकार नेताओं ने इस प्रकार नेताओं की जो मूर्ति है उसकी लाट लाने के लिए इजाज़त दे दी गई। मूर्तिकार दिल्ली से निकला और वह सबसे पहले बम्बई पहुंचा। बम्बई में शिवाजी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक आदि की लाट देखी, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी तो वे गुजरात पहुँच गए। गुजरात में महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल, सरदार पटेल, महादेवी देसाई आदि अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की, नेताओं की मूर्ति का नाप लिया और देखा, लेकिन वे नाक भी फिट नहीं बैठ रही थी। इसी प्रकार जो मूर्तिकार था वह उत्तर प्रदेश गया। उत्तर प्रदेश जाकर उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, रामप्रसाद बिस्मिल, मदन मोहन मालवीय आदि की लाटों से नाक का माप लिया, लेकिन वे नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट नहीं बैठ रही थी। फिर वह बंगाल पहुंचा। बंगाल में उन्होंने देखा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि की जो लाट थी, आदि की जो मूर्तियां थी, उन मूर्तियों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से नहीं मिल रही थी। फिर मूर्तिकार मद्रास गया। मद्रास में उसने सत्य मूर्ति को भी देखा। मैसूर और केरल में भी गया, लेकिन वहाँ भी उसे सफलता नहीं मिली। इसी प्रकार वह अंत में पंजाब पहुँचा। पंजाब में लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, सॉरी यहाँ सुभाष चंद्र बोस गलत लिख दिया, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, की जो लाट थी उनकी नाक का माप लिया, लेकिन वहाँ भी सफलता नहीं मिली। अंत में मूर्तिकार हताश और निराश होकर वापस दिल्ली आ पहुँचता है। और दिल्ली आने के बाद जो काम थे उन्हें कहता है कि मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी मिली। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हमें पता चलता है कि जॉर्ज पंचम की नाक से हमारे सभी नेताओं की नाक बड़ी थी। कहने का अर्थ है कि जॉर्ज पंचम का जो मान सम्मान था उनसे ज़्यादा मान सम्मान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का था, हमारे राजनेताओं का था। लेकिन मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। वह फिर कहता है कि श्रीमान जी मैं एक और कोशिश कर सकता हूं। फिर गुप्त मीटिंग की गई और मूर्तिकार ने कहा सन 1942 के आंदोलन में बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए थे। अगर आपकी इजाजत हो तो उन बच्चों की नाक मैं ले आऊं और जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दूं। एक प्रकार का बहुत तीखा व्यंग्य है कि हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे हुक्काम हैं, किस हद तक गिर सकते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने के लिए हमारे राजनेताओं के, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की नाक कटवाने के लिए तैयार हैं, उनका अपमान करने के लिए तैयार हैं। और तो और छोटे छोटे बच्चे जो 1942 के आंदोलन में शहीद हो गए थे, छोटे बच्चे जो भगवान की मूरत होते हैं, भगवान की सूरत होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, उनकी नाक काटकर भी जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने के लिए उन्हें कोई शर्म, कोई झिझक महसूस नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा व्यंग्य है। मूर्तिकार जाता है, बिहार जाता है, बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने जो बच्चे शहीद हो गए थे उनकी नाक का माप लेता है और वापिस आकर बताता है बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, फिट नहीं हो रही। यहाँ एक बार फिर हमें पता चलता है, लेखक एक बार फिर सिद्ध करना चाहता है कि जॉर्ज पंचम का जो मान सम्मान है वह हमारे बच्चों से भी ज़्यादा नहीं है। जो नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, उनके मान सम्मान के बराबर तो आसपास भी
नहीं है। लेकिन मूर्तिकार फिर हार नहीं मानता है, एक बहुत ही जुनूनी व्यक्ति है, और फिर वह कहता है एक बार दरवाजे बंद कर दिए जाएं, मैं आपसे एक और गुप्त बात बताना चाहता हूं। दरवाजे बंद कर दिए गए और उसने कहा 40 करोड़, भारत में 40 करोड़ लोग हैं, किसी एक की जिंदा नाक लाट पर लगा दी जाए, हे भगवान। और यह सुनते ही जो काम थे वहां सन्नाटा छा गया, सभी चिंतित हो गए कि हम किसको पकड़ कर लाएं कि आप अपनी नाक दे दें और यह नाक हमें जॉर्ज पंचम की लाट पर लगानी है। लेकिन मूर्तिकार ने उनका यह काम यह आसान कर दिया और उन्होंने कहा यह काम मेरा है, नाक मैं लाऊंगा, कहीं से भी लाओ, आप मुझे केवल इजाजत दे दें। और उन्होंने इजाजत दे दी। जिम्मेदारी मूर्तिकार की रहेगी कि वह अखबार जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाएगा। अगले दिन अखबारों में भी छप गया कि जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लगाने का मसला हल हो गया है और जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगाई गई है। इससे अगले दिन रानी एलिजाबेथ को आना था और इससे अगले दिन के जो अखबार थे ये अखबार खाली थे और उस दिन उन अखबारों में किसी प्रकार की कोई खबर नहीं थी। उस दिन किसी ने फीता नहीं काटा था, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, किसी का समारोह नहीं हुआ था, किसी को कोई मानपत्र नहीं दिया गया था। ये कैसे हुआ? अब तक रानी एलिजाबेथ को आना था, 400 पाउंड का रेशमी सूट पहनना था, दर्जी उसके सूट को बनाने के लिए बहुत परेशान हो रहा था, नेता और हुक्काम जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाना चाहते थे, नाक लग भी गई थी, फिर भी रानी एलिजाबेथ आने वाले दिन सारे अखबार खाली क्यों थे? और क्या कारण था कि कोई भी फीता नहीं काटा गया, किसी का भी सम्मान नहीं किया गया, किसी का भी समारोह नहीं किया गया, किसी का भी अभिनंदन नहीं किया गया? क्या कारण हो सकता है? शायद इसका कारण है कि पत्रकारों ने जनता को जागरूक किया, पत्रकारों ने आम जनता को समझाया कि आज भी अंग्रेजों का मान सम्मान हमसे ज़्यादा है। अंग्रेजों की एक निर्जीव लाट पर नाक लगाने के लिए भारतीयों की नाक को काट दिया जाता है। और शायद इस कारण जनता उग्र हो गई हो और जनता ने आंदोलन कर दिया हो। और जब यहाँ का वातावरण रानी के अनुकूल नहीं था कि रानी यहाँ आए और हो सकता है एक भीड़, एक समूह, एक जन सैलाब कहीं उनकी जिंदगी न ली ले, कहीं उनके प्राणों को नुकसान न हो जाए, इसलिए हो सकता है एलिजाबेथ ने भारत आने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया हो, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है, जो पाठ है लिखा गया है ये और इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने देश के प्रति समर्पित भाव रखना चाहिए। यहाँ बार बार दिखाया गया है हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे भारतीय विचारों को अंग्रेजों के विचारों से श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। दिखाया गया है कि किस प्रकार गुलाम भारत में जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उन्हें भारत का भाग्य विधाता कहा गया था। और आज भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे राजनीतिक अधिकारी, हमारे राजनेता दूसरे देश के लोगों के तलवे चाटने के लिए तैयार रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें इस प्रकार के जो चैप्टर हैं, पाठ हैं, उनसे यही शिक्षा मिलती है कि हमें देशभक्ति को सर्वोपरि रखना चाहिए। देशभक्ति हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य है। तो इसी के साथ हम आज का ये जो अध्याय है कृतिका का दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, इसको यही समाप्त करते हैं। अगर आपको इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस